आई एम योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्यूटर और आज हम हमारे इंग्लिश टेक्स्ट का लेसन नंबर 2 स्टडी करने वाले हैं एंड द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज लॉस्ट स्प्रिंग and the author of this lesson is Anis Jung. She is very famous author and she has written so many books and she has got many awards also. Guys, एक चीज़ को ध्यान रखना कि किसी भी लेसन को if you are studying उसके ऑथर के बारे में उसका नाम एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए. And in this lesson Anis Jung has raised very important issue. First one is about child labor and second one is the traditional family businesses जिसकी वजह से छोटे बच्चों को किस तरह से कम उम्र में ही मजदूरी करनी पड़ती है और वो अपने अंदर के टैलेंट को सामने. गाइस, ऑथर ने इस लेसन को खुद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट का टाइटल उन्होंने कुछ इस तरह से दिया है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. और इस टॉपिक को देने का एक रीज़न है कि वहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर रेक पिकर्स के बारे में बात की है. रेक पिकर्स जनरली वो होते हैं जो कचरे के ढेर में से कुछ ना कुछ चीज़ों को जमा करके और उनको फाइनली बेच के कुछ पैसे कमाते हैं और अपना सर्वाइवल करते हैं. तो यहाँ पे एक फर्स्ट पार्ट का एक समराइज करके आपको इजी करने के लिए इस वीडियो में ये आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे. मेनली इस जो टॉपिक का मेन कैरेक्टर है उसका नाम है साहिब आलम. साहिब आलम का मीनिंग होगा, लिटररी मीनिंग उसका होगा द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. लेकिन ऑथर ने कुछ इस तरह से इसको आयरॉनिकली बताया है कि जिसके नाम का मीनिंग ऑथर यूनिवर्स का लॉर्ड हो लेकिन वो एक रैग पिकर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है. स्टोरी कुछ इस तरह से है कि साहिब जो है वो अपनी फैमिली के साथ में शिफ्ट हुआ है ढाका से. ढाका जो कि बांग्लादेश में है और वहाँ पे किसी तूफान की वजह से उनको वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा. और शिफ्ट होने के बाद में दे आर लिविंग इन एन आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली. दिल्ली जो एक बहुत बड़ा शहर है उसके बाहर के हिस्सों में जो बॉर्डर के एरियाज होते हैं वहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ में रह रहा है. और वो ही नहीं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेफ्यूजीज हैं जो अपने झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके अपने सर्वाइवल के लिए एक शहर के बाहर के इलाके में रह रहे हैं. ये एक ऐसा एरिया है शहर के बाहर का जहाँ पे कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती है. ना वहाँ पे सही से पानी का कोई फैसिलिटी है, ना गटर की कोई फैसिलिटी होगी. स्टिल दिस पीपल आर लिविंग देयर ओनली फॉर देयर सर्वाइवल. और ऑथर ने यहाँ पे बहुत एक आयरॉनिकल बात कही है कि दे आर लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी. ऐसा इन्होंने क्यों कहा है ये हम आगे जिस तरह से लेसन में पढ़ेंगे हमें वो क्लियरिटी आती जाएगी. यहाँ पे ऑथर ने ये बताया कि वहाँ कोई बेसिक फैसिलिटीज़ प्लस स्कूल्स भी नहीं है. ऑथर ने कुछ बच्चों को वहाँ पे ऑब्जर्व किया जिसमें से साहिब भी है. उन्होंने सडनली एक दिन उससे पूछा कि वाई डू यू डू दिस काइंड ऑफ वर्क. तो साहिब ने उन्होंने जवाब दिया मुझे दूसरा कुछ काम है ही नहीं. उन्होंने पूछा ऑथर ने सामने से कि क्या आप स्कूल जाते हो. तो साहिब ने जवाब दिया कि हाँ, अगर स्कूल बनेगी तो मैं ज़रूर जाऊँगा. अब यहाँ पे ऑथर सडनली उससे मजाक मस्ती में ऐसा कहते हैं कि अगर मैं स्कूल बना दूँ तो क्या तुम स्कूल ज्वाइन करोगे. तो साहिब एक बचपने में कह देता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा. ऑथर को सडनली ये सारी बातें वो भूल गई क्योंकि उन्होंने ये उनको मजाक में बोला था. लेकिन साहिब उनसे कुछ दिनों के बाद आगे पूछता है कि क्या जो आप स्कूल बनाने वाले थे वो बन गई है. तब ऑथर को ये फील होता है कि शायद उन्होंने गलती से एक बच्चे की फीलिंग्स को हर्ट किया है एक झूठा प्रॉमिस करके. आगे वो ये बताना चाहती हैं कि किस तरह से ये बच्चे कचरों के ढेर में नंगे पैर इसी तरह से घूमते हैं. अचानक एक दिन ऑथर उनसे ये पूछती है कि आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते. तो हर बच्चा अपनी अपनी तरफ से कुछ रीज़न देता है. कोई ये कहता है कि मेरी मम्मी ने तो उसको इतनी ऊंची शेल्फ पे रखा है वो कभी उसको नीचे उतारती नहीं और अगर वो किसी दिन उतार भी देगी तो शायद मैं ना पहनूं. कोई ये कहता है कि हमारी परंपरा है नंगे पैर घूमना. ऑथर ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात को पॉइंट किया है कि शायद ये बच्चे अपनी गरीबी को छुपाने के लिए कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे. आगे वो ये बताती हैं कि इतनी पैथेटिक लिविंग कंडीशंस के बावजूद भी सीमापुरी नाम का जो इलाका है वहाँ इतनी बुरी हालत होने के बाद भी 10,000 से ज़्यादा रेफ्यूजीज़ वहाँ पे रह रहे हैं. उनके ये रहने का सबसे बड़ा रीज़न कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अपना सर्वाइवल करना था. उनके लिए सर्वाइव करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और कचरे के ढेर में भी वो अपने लिए कुछ ना कुछ सर्वाइवल की चीज़ें ढूंढ लेते थे. और उनके लिए वो किसी सोने से कम नहीं था क्योंकि उन्हीं के वर्ड्स में सर्वाइवल वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन एन आइडेंटिटी. वहाँ पे रहने से उन्हें कुछ ना कुछ राशन कार्ड्स बन गए थे किसी के, या किसी को कुछ खाना मिल जाता था. इसी पर्पज़ से वो लोग वहाँ पे रह रहे थे.
और रेग पिकिंग जो ये काम कर रहे हैं, जो कि उनके लिए उनके सर्वाइवल का एक जरिया है, उसके भी मीनिंग्स अलग अलग थे। बच्चों के लिए वो किसी एक सरप्राइज से कम नहीं था। फॉर देम इट वॉज वंडर wrapped इन अ वंडर। और बड़ों के लिए उनके सर्वाइवल का सिर्फ और सिर्फ एक जरिया था। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे साहिब को अचानक से किसी दिन कचरे में से कोई टेनिस के शूज मिल जाते हैं, जिसको पहना हुआ देख के ऑथर उनको कुछ सवाल करती है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि भले ये मेरे शूज फटे हुए हैं, लेकिन मेरे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। आगे जाके कुछ दिनों के बाद में ऑथर का ये कहना है कि साहिब को एक दिन किसी चाय की दुकान पे वो देखते हैं, और वहाँ पे वो एक टी बॉय की तरह पे जॉब कर रहा है। ये देख करके साहिब को इस तरह से काम करता हुआ देख करके ऑथर को कुछ मन में कुछ ख्याल आते हैं। अब वो अपनी तरफ से ये बताना चाह रहे हैं कि और यहाँ पे साहिब को कुछ जॉब मिली है, जिसके लिए ही विल बी पेड 800 रुपीज अ मंथ, और वहाँ उसे खाना भी मिलेगा। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं, उसे अब जो भी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना पड़ेगा। जो उसका मालिक उसे काम बताएगा वो उसे करने पड़ेंगे। जिस तरह से वो बेफिक्री से आगे कहीं भी मतलब जाता रहता था, घूमता रहता था, वो अब उस काम को वो नहीं कर पाएगा। और साथ साथ में एक पॉइंट ये भी उन्होंने दिया है कि उसका जो स्टील का कैनिस्टर है जिसमें वो चाय सर्व कर रहा है लोगों को, वो शायद उसे उसके प्लास्टिक के कचरे के बैग से ज़्यादा भारी लगेगा। इस तरह की बातों के साथ में ऑथर ने हमें मतलब कुछ पॉइंट्स के साथ में और कुछ बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग बातों के साथ में इस टॉपिक को फिनिश किया है। आई होप आपको ये समझ में आया भी होगा। एंड इसके बाद का जो टॉपिक है वो कुछ ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस पे है, जिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हमने इंग्लिश टेक्स्ट बुक के लॉस्ट स्प्रिंग की फर्स्ट पार्ट की समरी को अच्छे से समझा। इन दैट पार्ट अनीस जंग ने साहिब आलम के बारे में बात की थी, जो एक रैग पिकर था। इन दिस पार्ट अनीस जंग इज टॉकिंग अबाउट मुकेश, हु बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स। और फर्स्ट पार्ट की तरह इस पार्ट को भी हमने अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है टू मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड। और इस पार्ट को ऑथर ने टाइटल दिया है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ अ बिग डील इन ड्राइविंग अ कार इन टुडेज टाइम। लेकिन ये जो स्टोरी जिस लोकेशन को रिलेट करती है या जिन फैमिलीज़ को रिलेट करती है, उसको ध्यान में लेते हुए इस टाइटल का एक अलग मीनिंग है, अलग एक मायने है। तो लेट्स सी हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स। ऑथर ने यहाँ पे मुकेश के बारे में बात की है, जो फिरोज़ाबाद में रहते हैं। फिरोज़ाबाद इज़ अ स्मॉल टाउन ऑफ यूपी, जो वहाँ की बरसों पुरानी बेंगल मेकिंग और ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही पॉपुलर है। और एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन दिस बेंगल मेकिंग, यानी वो उनका एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। मतलब जनरेशन टू जनरेशन्स वहाँ के लोग इसी बिजनेस को करते आ रहे हैं। यू माइट बी थिंकिंग कि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, बट नो, ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज़ वेरी डेंजरस बिजनेस, वेरी डेंजरस प्रोफेशन। और इलीगली छोटे बच्चों को वहाँ पे फोर्सफुली इसमें काम करवाया जाता है। एंड द वर्किंग कंडीशंस आर वेरी डेंजरस। डेंजरस इन द सेंस कि छोटे से कमरे में ग्लास की फर्नेस को बना करके सारा दिन वहाँ पर बच्चों से काम करवाया जाता है। और ये बच्चे जवान होने से पहले पहले तक काफ़ी बच्चे अपनी आई साइट को भी खो देते हैं। इतना ही नहीं, द लिविंग कंडीशंस आर ऑल्सो वेरी पैथेटिक। मतलब छोटी सी झुकी झोपड़ी में वो अपने सर्वाइवल के लिए पतरे के घर बना करके रह रहे हैं। ना वहाँ पे सही से पानी की कोई फैसिलिटी है, ना ड्रेनेज की फैसिलिटी है। और इनफैक्ट ऑथर ने ये भी कह दिया कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर को एग्जिस्टिंग इन दिस टाइप ऑफ लोकेलिटीज़। तो इस तरह की सिचुएशंस में रहते हुए लोग अपनी आप को सर्वाइव कर रहे हैं। एंड इस तरह और देयर आर सो मेनी अदर चैलेंजेस, मीन्स ना उनके पास सही से खाना है, ना उनके पास प्रॉपर मनी या फाइनेंशियल कोई सपोर्ट है। एंड ऑल अदर चैलेंजेस के साथ में रहते हुए उन फैमिलीज़ ने इसको अपनी एक डेस्टिनी समझ लिया है। इन्होंने इसको अपना नसीब मानना स्टार्ट कर दिया है कि यही हमारा नसीब है। आगे चल के ऑथर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये फैमिलीज़ लाइक मुकेश और जितनी भी अदर फैमिलीज़ हैं, उसने अब आगे ट्राई करना भी बंद कर दिया है अपने आप को इस कंडीशन से बाहर लाने के लिए। दे आर नॉट ट्राइंग, दे आर नॉट डूइंग एनी एफर्ट्स। कोई डेयरिंग्स भी नहीं कर रहे हैं वो लोग, और सारी उम्मीदें उन्होंने छोड़ दी हैं। दे हैव गिवन अप। और आगे जाके ऑथर हमें ये बता रहे हैं
कि किस तरह से वहाँ की जो जवान बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ, वो इस इंडस्ट्री में काम करते करते जवान होती हैं, और जब उन्हें सुहाग की चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं तो दे डोंट नो कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज बैंगल्स फॉर एन इंडियन वुमन, वो कितनी ऑस्पिशियस होती हैं उसका उन्हें कोई अंदाज़ा भी नहीं होता, और इसी सिचुएशन में वो बूढ़ी भी हो जाती हैं। एंड देन ऑथर इतना ही नहीं, ऑथर हमको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो पीपल हैं, ये जो लोग फिरोज़ाबाद में बेंगल मेकर्स हैं, वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी सोशल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई कोऑपरेटिव्स भी नहीं बना सकते जिससे कि उनका कोई बिजनेस आगे इम्प्रूव हो सके या उनकी लाइफ में कोई दूसरे इम्प्रूवमेंट आ सके। उसका रीज़न है बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट, उन्हें अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है। और जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने सिर्फ लिप सर्विस की है, लेकिन उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्हें कोई प्रॉपर सपोर्ट आज तक नहीं मिला है। और इस तरह की सिचुएशंस में रहते रहते अभी की जो प्रेजेंट जनरेशन है, वो भी जिसने अभी तक अपने फादर्स को, फोर फादर्स को इसी एक विशेष वेब में और सिस्टम में उलझा हुआ पाया है, वो भी हिम्मत हार चुके हैं। उनके लिए एक सबसे बड़ा अचीवमेंट ऑथर ने ये बताया कि उनके सर पे छत है, दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट कि दे आर हैविंग रूफ ऑन देयर हेड। और इतनी नेगेटिविटीज़ के बीच में भी ऑथर का ये कहना है कि देयर इज़ अ रे ऑफ होप। वो आगे बात करते हैं मुकेश के बारे में, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। मुकेश को ऑथर ने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट बताया है। ही इज़ अ डिफरेंट बॉय, ही थिंक्स डिफरेंटली फ्रॉम ऑल दीज अदर गाइज। वो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, और उसके लिए उसने कुछ डेयरिंग की है अपने आप को इसमें से बाहर निकालने के लिए। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और इसके लिए उसने गैराज में जॉब भी ज्वाइन कर ली है। ऑथर जब उससे पूछते हैं कि ये जो गैराज है वो इतना दूर है, तो ही सेज कि मैं वहाँ चल के जाने के लिए भी तैयार हूँ। और इस तरह की होपफुल नोट के साथ में ऑथर इस लेसन को यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो मेनली दोस्तों इस लेसन में मेनली ऑथर ने हमको 2 पॉइंट्स के बारे में बताया, एक चाइल्ड लेबर और एक ट्रेडिशनल बिजनेस, और दोनों ही किस तरह से हमारी जो यंग जनरेशन है उसको आगे बढ़ने के लिए एक चैलेंज बनते हैं, उसके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छे से बात की है। ये लेसन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए। एंड इसके रिलेटेड जो भी नोट्स या एक्सप्लेनेशंस हैं वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको सही अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।